जय हिंद। आज मैं आपके साथ देश के कुछ उन असली हीरोज़ से बात करूंगी जिन्हें देश का वाकई असली हीरो माना जाता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज़ की। उनकी कहानी, उनके बलिदान और उनकी देशभक्ति हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और उनके स्ट्रगल्स, उनकी कहानियाँ हम सभी के दिल को छू जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एपिसोड। आज का ये एपिसोड एक वीर नारी की असाधारण यात्रा को सलाम करता है। आज हम आ गए हैं जम्मू के अखनूर, जहां रहती हैं कारगिल युद्ध के महानायक हवलदार दलेर सिंह भऊ की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा भऊ। मैडम, सबसे पहले मैं आपके समय के लिए आपको धन्यवाद दूंगी और आपके परिश्रम, आपके बलिदान के लिए मैं आपको नमन करती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिए, हमारे बीच में आए, मेरे परिवार के बीच में आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। मेरा नाम शारदा भऊ है। मेरे हस्बैंड हवलदार दलेर सिंह भऊ जो इंडियन आर्मी में थे। तो जैसे कि आज आप मेरे घर में आए तो मैं इधर जम्मू में रहती हूँ। बेसिकल मैं रहने वाली शंप की हूँ। शंप का शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। रामबाला से आगे मेरा एक गांव पड़ता है, रातम। तो मेरे गांव से आगे कोई 2 किलोमीटर वाटर है। लास्ट गांव मेरा है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। तो मेरा जो मैके का गांव है वो भी हमीरपुर सिद्धड़, शायद नाम सुना होगा। वहाँ मेरा मैके था। तो मैं एक किसान की बेटी हूँ और फौजी की बीवी हूँ जी। तो आप कब मिले, कैसे शादी कब हुई? मेरी बुआ जी थी, तो जो मेरे हस्बैंड थे उनकी बड़ी भाभी थी। तो मेरी शादी हुई थी 1988 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो मेरे पति उस टाइम पोस्टर थे अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक जिस दिन मेरी शादी हुई थी दूसरे दिन वो उनकी छुट्टी नहीं थी, तो उनको बुलाया गया, वो चले गए। मैंने अपने पति को जी भर के देखा भी नहीं था। तो फिर ठीक 3 महीने के बाद आए। उस टाइम ऐसा होता था कोई फोटो भी नहीं होते थे, इतनी जान पहचान भी नहीं होती थी। आज का जमाना ये है कि पहले लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं, पहचान करते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं होता था, खासकर हमारे गांव में। जी। हम बहुत ही एक बैकवर्ड समझो या कुछ भी समझो कि एक बॉर्डर के रहने वाले थे कि हम इतने एडवांस नहीं थे। माँ बाप ने लड़का देख लिया तो तय होगी शादी। तो 3 महीने वो जो मैंने निकाले ना, ऐसे सोच सोच के कैसे होंगे, कैसा स्वभाव होगा। तो चिट्ठी पत्र तो आती रहती थी, उस पर गुजारा कर लेते थे। लेकिन वो 3 महीने का जो इंतजार था वो बहुत मुश्किल मैंने निकाला। तो 3 महीने के बाद, पूरे 3 महीने हो गए थे, 3 महीने के बाद छुट्टी आए। तो बड़ी खुशी खुशहाली से हमने वो 2 महीने की छुट्टी काटी। तो उसके बाद फिर छुट्टी काट के चले गए। तो तब तक लास्ट दिसंबर में गए, तो जनवरी आने वाला था, फिर 2 महीने की छुट्टी आई। तो छुट्टी 2 महीने काटी, तो उसके बाद धर्मशाला जून आई, तो मैं साथ में चली गई 3 महीने के लिए। अच्छा। तब तक हमारे बड़े बेटे का भी जन्म होने वाला था। तो फिर 5-6 महीने में बाहर ही फिर घर चले आए, क्योंकि बड़े बेटे का जन्म हुआ। तो गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा घर में ही होना चाहिए। तो बच्चे जिंदगी थी मेरी। ये आपके बड़े बेटे हैं? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा है। इसका जन्म 14 अगस्त 99 का जन्म था। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत खुश थे कि इनके पापा भी बहुत खुश थे। तो इनके पापा कहाँ थे उस समय? उस टाइम हिमाचल में थे। हिमाचल? हाँ, वही थे, धर्मशाला में थे। तो 29 दिन का था, तो 1 दिन के लिए पठानकोट आए। तो उधर से
स्पेशल गाड़ी की, एक रात के लिए बच्चे को देखने के लिए आए। तो सारी रात मैं सोई रही, तो बच्चे के साथ खेलते रहे, इसके हाथ इसके पाँव। तीन बच्चे थे, फिर मैं फिरोजपुर झुंडाई उधर चलेगी। तो बहुत खुशहाली जिंदगी थी, 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों के साथ एक फैमिली होगी। लड़की का इंतजार था ना, तो इसीलिए बेटी का बहुत शौक था मेरे हस्बैंड को, मुझे भी बहुत शौक था। तो चलो माता रानी ने 3 बच्चों का मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुश थी। 3 बेटे हैं आपके? बेटे थे। तो फिर हालात ऐसे हुए कि 99 में बहुत खुश थे, परिवार खुश था, ससुराल में का सब जॉइंट फैमिली थी। 99 में जब मैं फिरोजपुर में थी, तो इनकी जूट ग्लेशियर में चली गई, सचिन ग्लेशियर में चली गई। तो मुझे घर छोड़ा। तो उसके बाद सचिन ग्लेशियर से आ रहे थे 99 में, फिर कारगिल में युद्ध शुरू हुआ था, ये वहाँ के उधर चले गए। तो मैं उस टाइम शाम्ब में, जैसे ही कारगिल में इतना युद्ध शुरू हुआ था, तो हमारा जो गांव था ना शाम्ब में, वहाँ भी बहुत लड़ाई थी। रोज फायरिंग, इतनी फायरिंग होती थी कि पूरा गांव उठा दिया गया था। सबको पीछे कैंप लगाए थे, कोई कैंपों में रह रहा था, कोई किसी के घर में रह रहा था, कोई किराए पे रह रहा था। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे जो ब्रदर-इन-लॉ की बेटियां भी थी, मैंने भी एक रेंट पे कमरा लिया, बच्चे थे, तो हम भी उधर रह रहे थे। तो कुछ परिवार किसी के घर में ऐसे ही थोड़े थोड़े बांटे हुए थे। तो बहुत चिंता थी, मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि मुझे पता था ये कारगिल में है। तो बात होती थी? नहीं, बात नहीं हुई थी। बात एक दिन पहले बात हुई थी, वो भी मेरे से नहीं हुई। जहाँ मैं रहती थी उनके घर में फोन था, लैंडलाइन फोन थे उस टाइम, फोन भी इतनी सुविधा नहीं थी। तो इनका फोन आया, तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने बोला मेरे लिए कि उनके तब तक 2 सेकंड का टाइम मिला था, लेकिन मन बहुत घबराया हुआ था। बच्चे भी सारा दिन टीवी देखना, थोड़ा रोते रहना, पता नहीं क्या, ऐसे ही मन में पता नहीं उल्टे सीधे सवाल आते थे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे को बोलते थे कुछ नहीं है, सब ठीक है जी, हुआ है। आते आते लड़ाई शुरू होती रही, हम देखते रहे। 1 जुलाई का दिन जो आया था हमारे लिए, 1 जुलाई को मेरे पति देश की रक्षा करते करते देश शहीद हो गए, लेकिन हमें कोई पता नहीं था। 5 जुलाई को हमें पता चला कि जो हमारे घर में फौजी आए, उन्होंने ऐसे पूछताछ की। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि गांव को छोड़ के सब लोग पीछे थे, किसके पास जाते। ऐसे ही हमारे चाचा ससुर ही लगते थे, उनके पास कोई फौजी है, कहाँ उनके पास साथ मिलना जी अब हुआ। तो फिर रात को कोई 2:30-3 बजे मेरे पास पहुंचे। मतलब आपके घर से ढूंढते हुए आपको कैंप में उन्होंने ढूंढा? हाँ, ढूंढा, क्योंकि मैं कैंप में नहीं रह रही थी, मैं अखनूर से इधर आगे है कोई 4 किलोमीटर गांव बटाड़ा, तो मैं अखनूर में रह रही थी। तो वहाँ मेरे माता पिता उनके घर में रहते थे, क्योंकि ऐसे थोड़े थोड़े बंदे सारी जगह, क्योंकि सबको यही था कि एक साथ कहाँ रहें कहाँ नहीं। तो फिर जब रात को हमारे पास पहुंचे, तो हम घबरा गए, क्योंकि मैंने बोला भैया क्या? बोलते कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो बच्चे, तो ये 3 बच्चे थे, एक ही चारपाई पे लेटे थे। तो मैं जिनके घर में रहते थे किराए पे, तो उन्होंने ऐसे चादर उठाई, तो छोटे छोटे 3 थे। तो बोलते हैं, मुझे देखा, बोलते कुछ नहीं हुआ, ऐसे उनको चोट है, आपने बात करनी है? मैंने बोला हाँ भैया मेरे को अभी बात कर। ऐसे घबराए हुए सब लोग इकट्ठे हो गए रात को ही। तो उन्होंने बोला नहीं इस टाइम बात नहीं हो पाएगी, सुबह बात करवाएंगे। तो बस ऐसे ही मन में था। फिर सुबह कहाँ बैठना था, कहाँ जाना था, फिर जहाँ मेरे माता पिता रहते थे वहाँ के, तो तब तक आर्मी वाले बहुत, तब ये था हमारा। फिर ऐसा हादसा हुआ कि जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, हम बाहर चले जाते हैं, फौजी हॉस्पिटल में होता है, चाहे कहीं भी, लेकिन जब इंसान शरीर छोड़ता है तब उसे घर की जरूरत होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पति को अपना घर भी नसीब नहीं हुआ। हमने किसी के घर में फिर उनकी बॉडी रखी, बहुत संस्कार किया, तो बहुत दुख देखा।
कि हम सोच भी नहीं सकते क्या करें। जब मैं रोती थी तो मेरे को जी कहते थे कि आज दिन अच्छा नहीं है, आज मत रोना। कोई कहेगा कि आज वीरवार है, आज एतवार है, तो जिस औरत का पति ही नहीं रहा उसको उसके लिए क्या बार क्या तार थे। लेकिन 2 महीने के बाद हमारे साथ ही हमारी आर्मी ने मेरा बहुत ही योगदान दिया। आर्मी की मैं जितनी तारीफ करूँ इतनी ही कम है। उस टाइम हमारे एक हिमाचल के मेजर थे, जग्गी साहब थे, इधर सीओ था, अब उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। जब उन्होंने मेरे को देखा, कमांडर साहब आए, उन्होंने हमें लाले के बाग क्वार्टर दिया, हमें उधर ले गए। ये मेरा छोटा बेटा जो घूम रहा ना, ये उस टाइम नर्सरी में मैंने स्कूल डाला था। तो सीओ की मेम साहब इतनी अच्छी थी, घर से टिफिन बना के ना बच्चे को लेके जाती थी, घर में ही छोड़ती थी। तो उसके बाद फिर मैंने घर मकान बनाया अखनूर में, उधर मकान बनाया। फिर मैंने उधर अपना रहना सहना 3-4 साल लगे उस हादसे से बाहर निकलते। लेकिन क्या करती, 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी सिर पे छत तक नहीं था। फिर हिम्मत करी। मेरी दादी थी, दादी मेरी बोलती है बच्ची तो फौजी की बीवी, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अब उसकी पगड़ी को दाग मत लगने देना, हिम्मत कर, इन बच्चों को की परवरिश भी करनी है और घर भी बनाना है। लेकिन परिवार का सबका मेरा साथ था। मैंने फिर एक बार हिम्मत करी, लेकिन आर्मी का बहुत साथ था। मैंने अखनूर में घर बनाया। उसके बाद मेरा अपना थोड़ा बिजनेस भी काम करना शुरू कर दिया। और बड़ा बेटा जो मेरा, मैंने बोला संदीप है, तो वो उस टाइम। बड़े बेटे का हादसा बताइए। बड़े बेटे का 3 बच्चों में बहुत खुश थी। 2014 में सोचा कि छोटा ही था, 23 साल का था, तो सब ये सबसे छोटे हैं, ये बड़े हैं, सबसे बड़े। उस टाइम उम्र कितनी थी 23 साल की। तो सब बोल रहे हैं इनकी शादी करवा दे, अब तेरे घर में बहू आ जाएगी। तो छोटा बेटा एक हिमाचल में पढ़ रहा था, दूसरा हैदराबाद में पढ़ रहा था, ला कर रहे थे। तो जो इसके छोटा ना, वो बोलता मैंने ना MBA करनी है, मैं बाहर जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने सोचा ठीक है। तो लड़की 12th में पढ़ती थी, अच्छी सुंदर लड़की थी, तो मैंने रिश्ता मांगा, बिना देख के इसकी शादी करवा दी। 2014 में इसकी शादी हुई। 2014 में ठीक इसका एक्सीडेंट हुआ 25 दिसंबर को। वो हादसा मेरे लिए एक ऐसा बन गया कि बच्चा ही चला गया मेरा। 3 लड़के थे जो अखनूर के, तीनों लड़कों का एक्सीडेंट हुआ, 3 के तीनों की डेथ हुई। मेरे घर में फिर मातम छाया। बच्चा तो चला गया, आगे फिर इनकी जो SSC 12th में पढ़ती थी वो रहेगी। अब क्या करूं, किसको रोऊं, पति के रो, बच्चे के रो, आगे की लड़की बेटी में क्या करूं। चारों दिशा मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं अब कैसे जीऊं, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। मैंने टाइम निकाला, फिर बस नींद वाले इंजेक्शन लगते थे तो सोती थी। फिर बच्चे भी घबरा गए। फिर उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि जो इंजेक्शन लगते थे उनके साथ मेरी जो ब्रेन की नसें सब सुंगड़ गई, ब्लॉक हो गई। फिर हॉस्पिटल दिखाया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे क्या हुआ, बच्चों को बताया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला अगर माँ चाहिए तो घर चेंज करो, माहौल चेंज करो। फिर हम जम्मू में रेंट पे रहने लगे। फिर मेरा थोड़ा जब मुझे होश आया, बच्चे बोलते नहीं, फिर मैंने इधर कर लिया। तो फिर जो लड़की थी अब मेरे पास ही है, तो उसने ना एक ऐसा किया कि मेरी बेटी नहीं थी, वो बेटी बन गई, मेरे साथ रही। फिर मैंने उसे पढ़ाया, 12th से मैंने इन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में MBA की। मैंने छोटे बेटे के साथ फिर उसकी शादी करवाई। लेकिन अपना फिर वही पुत्र वजो, वही पति का दर्द जी बर्दाश्त नहीं, इससे बाहर निकल नहीं पा रही। अभी भी अकेले बैठ के उनको ही रोती हूँ। फिर हमारे घर में गुड़िया का जन्म हुआ। उस टाइम मैं 2 नींद वाली टेबलेट खाती थी। जब गुड़िया का जन्म हुआ तो ऐसे लगा। गुड़िया कौन है? मेरी पोती पोती का जन्म हुआ। तो ये मेरे लिए बस यही सब कुछ थी दुनियादारी में। इसके साथ जीना, आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
लेकिन उधर आर्मी वालों ने मेरा बहुत सारा साथ दिया और उन्होंने किसी चीज़ की मेरे को कमी नहीं आने दी। लेकिन मैंने फिर हिम्मत करी, फिर मैंने बोला कि मैं जीऊँगी समाज के लिए, जनता के लिए। और उनको मैं ये प्रेरणा देती हूँ, नहीं, हम नारी कमज़ोर नहीं हैं। हम अपने आप को देखेंगे तो हम बहुत हिम्मत वाले हैं। हर एक दुख में हम बाहर निकल सकते हैं, हम दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं। मैं जाती हूँ स्कूलों में भाषण करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, हम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हमारे अंदर वो शक्ति है, हम वो महिला है कि हम हर एक दुख का सामना कर सकते हैं। मैंने किया। मेरा अगला सवाल रहेगा ECHS को लेके, जो एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, उसके अंदर कभी आपको मेडिकल फैसिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई नहीं हुई है। जब भी हम जाते हैं हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तो भगवान का शुक्र है कि ऐसी नौबत भी नहीं आई। अगर जाते हैं तो बड़ा इज्जत मान सम्मान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि। अच्छा, और पेंशन वगैरह? पेंशन ठीक चल रही है। और हमारे जो टाइम टू टाइम, जैसे कि जहाँ जहाँ भी कोई यूनिट में हमें हमारे देख रेख करते हैं, जैसे मुझे अखनूर के नौजैक लाई वाले हैं, वो जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, तो साल में 2-3 बार वो पूरी इंक्वायरी करते हैं पेंशन की, और जो हमारी पेंशन बुक है उसको चेक करते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो टाइम टू टाइम हो जाता है। जिला सैनिक बोर्ड है, वो भी हमारे साथ टच में है, तो पेंशन बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर कोई छोटी मोटी होती है तो वो हमारा हो जाता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है जी। कैंटीन जाते हैं आप? हाँ हाँ, वहाँ जाते हैं। CSD? हाँ हाँ, वहाँ हमें दोनों कार्ड मिले हैं। दूसरे वाला भी जो लिक्विड कार्ड है वो भी है, उसमें भी कोई 4-5 हजार का सामान मिल जाता है, दूसरे में भी। तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि अभी तो हो गया कि जो कैंटीन के कार्ड है, एक रेड लाइन वाले कार्ड आ रहे हैं। मेरा अभी तक तो नहीं बना, लेकिन मैंने दिया है। लेकिन जब भी हम जाते हैं हमें फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, टोकन नहीं लेना पड़ता है। आराम से हमारा जो सामान लेते हैं और बिल जब काटते हैं तब भी हमें उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। अच्छा, आपने जैसा बताया कि हवलदार दलेर सिंह के गुजरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद आपके 3 बच्चे थे, तो उसके बाद आप कैसे, आपने हिम्मत जुटाई, कैसे बच्चों को पढ़ाया आपने? उसमें क्या इंडियन आर्मी का कोई सपोर्ट था आपको? देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब इनकी डेथ हुई थी, कारगिल में शहीद हुए थे, तो इनका जो पार्थिव शरीर रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। तो मैंने कहीं ना कहीं किसी के घर में रखा, हमारे रिलेटिव भी थे। तो उसके बाद रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो इंडियन आर्मी ने उस टाइम से लेकर आज तक मेरे साथ है। उन्होंने मुझे क्वार्टर दिया। फिर बच्चों की पढ़ाई की बात चली, कहाँ पढ़ाते अगर मेरा घर ही नहीं। लेकिन मैंने उसके बाद फिर आर्मी स्कूल में डाला, तो तब भी मेरा घर नहीं बना था। तो फिर हमारे साहब थे, सीओ साहब थे, अब तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए हैं। उनका बहुत योगदान था मेरी लाइफ में। आर्मी स्कूल ब्यास था, तो वहाँ एडमिशन दिलवाई, और फ्री में वो बच्चे, कोई उनकी फीस कुछ भी नहीं था, हॉस्टल में रहते थे। और मैंने भी गाड़ी सीखी, और मैं अखनूर से आर्मी स्कूल ब्यास जाती थी। जब बच्चे के साथ मिलने जाती थी ना, दोनों बेटे थे, एक बोलता था मम्मा मेरे लिए पराठे बना के लाना, दूसरा कुछ। और मैं 3 बजे उठती थी, तो मैं इनका टिफिन पैक करके फिर मैं खुद ड्राइवरी करती थी। बड़ा बेटा साथ में जाता था, तो ब्यास जाती थी और सारा दिन इनके साथ रहती थी। जब मैं उधर से आती थी तो वो छोटे वाला ना, तो मेरा ऐसे पल्लू पकड़ के रोता था, मम्मा नहीं जाना, आज नहीं जाना, मुझे लेके जाना। तो वो 2 हॉस्टल में थे? हॉस्टल में थे। तो ये सारा सपोर्ट आपको इंडियन आर्मी ने दिया। तो इनका बहुत सारा योगदान रहा, क्योंकि 4,000 4,500 पेंशन थी, तो क्या कर लेती, मैं बच्चे पढ़ाती, चाहे मैं बच्चों की परवरिश करती, चाहे घर का चूल्हा चौका चलाती। तो 4,000 में कुछ नहीं होता था। इंडियन आर्मी का बहुत सारा बच्चों की एजुकेशन में भी योगदान रहा, और मेरी लाइफ में भी। तो फिर आपने बताया कि आपके बड़े बेटे वो भी नहीं रहे 2014 में एक्सीडेंट में। उसके बाद आपने
अपने अंदर किस तरीके से आप मोटिवेशन ले आए या कैसे आप वापस खड़े हुए? देखिए, पति के जाने के बाद ना, मेरा बिजनेस पेट्रोल पंप था, तो मैं वहां रोज आती थी बस पे। आपने पेट्रोल पंप खुद खोला था? जी जी जी, हमारे सरकार ने जो हमें दिया था, जब कारगिल में शहीद होते, किसी को गैस एजेंसी, किसी को पेट्रोल पंप। ब्रदर लाते बोलते, तेरी जैसी लड़कियां जहाज चलाती है, तो गाड़ी नहीं चला सकती, गाड़ी सीख। तो मैंने बोला मैं गाड़ी चलाऊं, क्योंकि हम घास काटने वाले लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, है ना, किसान की बेटी थी, तो मैं गाड़ी चलाऊं। उस टाइम अखनूर में कोई गाड़ी नहीं चलाता था। तो फिर मेरे अंदर ऐसा जुनून आया कि मैं कब तक किसी को लेके साथ चलूंगी। तो मेरा बेटा बहुत हिम्मत देता था, वो भी अंडर एज था, गाड़ी वो भी नहीं चलवा सकता था, क्योंकि 10-11 साल का था उस टाइम। मैंने गाड़ी सीखी। जब मैं गाड़ी में बैठी ना, तो मैंने बाहर निकले, मैंने बोला मैं नहीं गाड़ी सीखूंगी। तो बड़ा बेटा बोलता बस मम्मा हो गया। तो मैंने 1 हफ्ते में गाड़ी सीखी, वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ब्यास में जाना आना, मैंने ड्राइवर साथ में नहीं लेती थी, क्योंकि बच्चा बड़ा था लेकिन अंडर एज था, उसका लाइसेंस नहीं बना था। तो इसी हिसाब से मेरी हिम्मत थी, लेकिन मैं गर्व करती थी अपने बच्चों पे और अपने बड़े बेटे पे, क्योंकि वो मेरे साथ था, मुझे उस पर नाज था, तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी। फिर 2014 में इसके जाने के बाद फिर मैं टूट गई। आप तो जानते हैं, जिस पत्नी का पति नहीं सिर पे, तो जिस माँ का बेटा चला जाए, उसका दर्द कितना कम होगा। फिर एक बार टूट गई। बच्चे बैठते थे तीनों, एक तो फिर बहू बेटी हो गई, 2 बेटे। फिर मेरे को बोलते थे मम्मा जो चली गई है ना, आप उनको इतना रोते हैं, वो आपको चुप नहीं करवाते। हम आपके लिए इतना रोते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं, आप हमारी तरफ देखते नहीं। उनको रो रही है जो आपको चुप नहीं करवाते, जो आप वापस आएंगे नहीं, हमारी तरफ देखा, हम किसके सहारे जिएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके जाने के बाद मेरे को इंजेक्शन लगते थे नींद वाले, फिर मैं 2 टेबलेट नींद वाली गोलियां खाती थी। फिर हिम्मत करी। ऐसा होता है ना, जब जवान बच्चा चला जाता है ना, उस पर दाग लगते हैं। बहू बेबी क्या, ये लड़की 6 महीने हुआ था शादी को, लेकिन मेरे अंदर यही था कि मैं, जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये समझूं कि मेरे पिछले जन्म का कर्म था, जो मैं आगे करूं उसको मैं खराब नहीं करूं। बच्ची के सिर पे मैंने हाथ रखा। मैं, इनका बाप, इनकी मम्मी इतना रो रहे थे, मैंने बोला नहीं, ये बच्ची मेरी है, जो करूंगी मैं करूंगी। लेकिन खुद अंदर से हिम्मत हार गई थी। लेकिन बच्ची को मैंने 12th के पेपर दिलवाए, उसे आगे बढ़ाने की मैंने कोशिश की, हिम्मत भी करी, लेकिन बच्ची ने भी करी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। फिर अकेले बैठ के रोती थी, फिर सोचती थी प्रभु क्या गुनाह किया था मैंने, एक तो चला गया था, ये बच्चे के साथ मैं जीना चाहती थी, इन बच्चों को मैं आगे लेना चाहती थी। जैसे कि आर्मी का बहुत सारा मेरा एहसास योगदान था, मैं चाहती तो मैं दोनों बच्चों को 10th 12th करके ना आर्मी में भेज सकती थी, लेकिन मेरा एक सपना था इन बच्चों को मैं आर्मी में भेजूं, लेकिन इनके कंधे पे स्टार होना चाहिए। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि बच्चों को फौज में भेजने की आपने सोची, तो क्या सोचा? मैंने यही सोचा था, अपने बच्चों को हमेशा, जैसे आज भी मेरी पोती है ना, मैं इनको फौज के बारे में बताती रहती हूँ। सांगा ट्यूटोरियल में ना, जब कोई फंक्शन होता था ना, कोई 6 महीने पहले मैं इसको लेके गई थी, क्योंकि मैं जो वर्दी यूनिफॉर्म होती है ना, मैं इनको दिखाती हूँ, क्योंकि हम बच्चों को जी चीजें दिखाएं, इनके अंदर से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा कि फौज के प्रति। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फौज में नहीं जाने दूंगी, मेरे पति शहीद हो गए हैं, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं बोलती नहीं, मैंने एक बच्चा भेजना है, लेकिन भेजना उस तरीके का है कि ये हवालदार थे कि मैं कंधे पे स्टार लगाऊं। छोटे बेटे को मैंने इलाहा करवाया, उन्होंने सीट निकाले हैदराबाद में, तो मैं फौज में जो वकील होते ना, मैं उनका टेस्ट दिलवाया था।
तो छोटा उससे जो बड़ा था उसको फार्म जाना था। वो बोलता मैंने बीबीए करनी, मैंने उधर जाना। मैंने बोला ठीक है। उस जो मेरी बहू थी ना, उसने 10th में ना 96% नंबर लिए थे। इसको मैंने डॉक्टर बनाना था, क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी। मैंने एक मिसाल बनानी थी कि मैंने अपने जीवन में ये किया। और मैं इनको बोलती थी जब मैं जाऊंगी ना, मैं आपके पापा को बोलूँ कि मैं आपके बच्चे सेटल करके आई हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मैं वहां तक ना पहुंच पाई। बच्चे के जाने के बाद दोनों बच्चे घर आ गए, तो मैं बेड पे बैठ गई। तो ये मेरा जीवन वहां समाप्त हो गया। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करी जब बच्चे मेरे से बोलते थे। मैंने बोला नहीं, अगर जीऊंगी तो एक मिसाल बनूंगी, नहीं तो आपने मर बताया जाऊंगी। कि आपके बेटे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे बीबीए एमबीए करने, तो वो गए? नहीं गई ना, नहीं जा पाए वो। जब इसका वीजा लगाया, अब कागज डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे थे, इसका एक्सीडेंट हो गया, बच्चा चला गया। फिर मेरे साथ मैं ऐसे डिप्रेशन में। उसके बाद फिर मैंने अभी कोई 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, बेटा बोलता मैं ना उधर रेस्टोरेंट है हमारी 10 में कैंटीन थी, वो हर साल उसका टेंडर लगता था। तो मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने बच्चे को बोला अगर आपने चलाना ठीक है, फॉर्म भर दिया। तो उसमें पहली प्रायोरिटी वो वीर नारी को देते हैं। फौज में कोई भी चीज आती है ना, जैसे मेरा 9th जैक लाई वालों ने ना एक वाटर प्लांट का एक स्कीम आई, उन्होंने वीर नारी का नाम लिया, तो मेरा फॉर्म भरा। तो वो मेरा फॉर्म जो सिलेक्ट हुआ है, अभी तक मिली नहीं है। वो मिल जाएगी तो 2-4-15 दिन 20 महीने तक। मतलब रेस्टोरेंट फिर 1 साल का टेंडर होता है। अच्छा। तो 1 साल मैंने चलाया, 1 साल चलाया। अगर मैं चाहती तो अगला जो मेरे को टेंडर वो मेरे को ही मिलता। तो जो फौज के अंदर कोई भी चीजें आती हैं ना, उसमें हम हकदार हैं, क्योंकि सब तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमें ही देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिली। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं मैसेज जरूर दूंगी, खासकर मैं जो हमारे देश की वीर नारी हैं, हमारे अखनूर की वीर नारी, हमारे जम्मू की वीर नारी है, जम्मू कश्मीर की वीर नारी, पूरे देश की वीर नारी को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चों के बीच में बैठते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छी बू नहीं दे पाते। जब बच्चा कोल बैठता है तो हम उससे सिर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं हाँ बच्चे क्या करना, आपका बाप सिर पे नहीं है, क्या करेंगे आप, कैसे पढ़ोगे आप, कैसे बढ़ोगे, आपका पापा नहीं है। कभी भी अपने बच्चों को ये मत बोलो कि आपका बाप आपके सिर पे नहीं है। उसका बाप तो देश के लिए शहीद हुआ है, उसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इस देश को अपने लहू से सींचा है, इस मिट्टी को। हम क्यों ऐसे कहें कि हमारे आपका बाप नहीं सिर पे? उनके बाप ने कई सारे पूरे देश के सिर पे हाथ रखा है। उनका आज गया है जनता के कल के लिए, समाज के कल के लिए, उन्होंने अपने आज को बलिदान किया है। हम अपने बच्चों को ये कभी नहीं कहें। और हम अपने आप को, हमारे पे अत्याचार होते हैं, जैसे हमारा जो समाज है अभी भी इतना वो नहीं है, सक्षम नहीं है। अभी भी हम परिवार में एक दूसरे के दबाव के नीचे आते हैं। हम खुद देखें हम क्या हैं, हम अपने अंदर से देखें क्या है। मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम आई, इतना दुख आया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जो दुख है उसको ये समझो कि हमारा कर्म है, जो कर रहे हैं वो हम कर्म कर रहे हैं। तो उसको ये समझो कि जो पिछले युग का हमने किया है उसकी सजा हमें मिल गया, लेकिन जो अगला कर्म है हम उसको क्यों खराब करें। मेरे घर में मेरी बहू रही, सब बोलते हैं बच्चा छोटा है इनको मैके भेज दो, लेकिन नहीं, मैं उसकी शादी करके अपने घर में लाई थी, बहू बना के लाई थी, घर की लक्ष्मी बना के लाई थी। तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती थी। मैंने उसे 12th से मैंने पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराई, MA करवाई, और मेरा जी भी फर्ज बनता था। बच्चा नहीं मानता था, लेकिन मैंने बच्चे घर में ही रखा, बहू बना के रखा। आज उनके घर में छोटी सी गुड़िया है, ये प्यारी सी है। तो ये है हमारे अंदर वो ताकत है। मैं जनता के प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता की चुनी हुई एक जिला विकास पार्षद हूँ,
क्योंकि मैंने इलेक्शन भी लड़ी है। जब मैं स्कूलों में जाती हूँ तो बच्चियां मेरे से सवाल करती हैं, मैडम आप ही कहूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? लड़कियां कुछ जहर खा के मर रही हैं, कुछ गले में फंदा लगा के मर रही हैं, क्यों? तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जो भी किसी के घर में किसी की बहू, किसी की भाभी या कोई भी एक महिला दुखी है तो उसका दुख का कारण कौन है? उसकी सास होगी, उसकी नंद होगी, उसकी जेठानी होगी। तो जब हम सास ही मां बन जाएं तो नंद ही बहन बन जाए, जेठानी, तो मुझे लगता नहीं है कोई दुखी होगा समाज में। तो ये मेरा मैसेज है कि हम सब वीर नारियां हिम्मत करें, अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा पे और अच्छी सोच उनको बताएं, समझाएं कि हमारा कुछ नहीं गया, आपके बाप गया और सुनहरे हरफों में लिख के गए हैं कि हम इस देश के अच्छे सिपाही थे और अच्छी हमने एक बलिदान दिया है। बलिदान छोटा मोटा नहीं होता है। जैसे आज घनराज साहब हो रहे थे ना, वीर नारी एक मंदिर से कम नहीं है। तस्वीरें हैं, आप इनके बारे में बताइए। ये मैं देख रही हूँ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी से। जी 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 ये जो पिछले दिनों में एक पेड़ शहीदों के नाम पे, तो हमारे घर में हमारे जो साहब आए थे तो उन्होंने मेरे पति के नाम में एक पेड़ लगाया, सेब का लगाया, एक संतरे का लगाया। तो उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। अच्छा, तो अगला ये गेस्ट ऑफ ऑनर का है, स्कूल का, आर्मी स्कूल का, एपीएस जी जी, ये आपके लिए था? हाँ हाँ, मुझे उन्होंने बुलाया वीर नारी के तौर पे जी। तो उन्होंने ये मुझे ये दिया। अच्छा, ये हर साल जब वो कारगिल डे मनाते हैं तो वीर नारी को सम्मानित करते हैं, दिया। ये उत्तरी कमान ने मुझे बेस्ट वीर नारी का अवार्ड मिला, क्योंकि उन्होंने जब मेरी जीवन गाथा सुनी तो उन्होंने मेरे नाम पे कहा कि इनके मैगजीन लिखी जाए, और मेरे फोटो कुछ तस्वीरें उन्होंने ली, और उन्होंने मैडम हमारी जो उत्तरी कमान की, उन्होंने मेरे को ये बेस्ट वीर नारी का सर्टिफिकेट दिया। हाँ जी, दिया उन्होंने जी जी। सुनीता की अध्यक्षा में मिला, सुनीता मैम की अध्यक्षा में ये मिला। मेरे पति हवालदार दलेर सिंह बहू, ये उनकी तस्वीर है। तो अभी कुछ मेरे पंपे पड़े थे इनके सम्मानित, जैसे कि दिए थे। मेरे बड़े बेटे की तस्वीर है। ये इनका परिचय दीजिए। जी मेरी पोती है आद्या सिंह जी, हमारे घर का चिराग है जिसने हमें रोशनी दी और जीने का आगे राह दिखाया। ये मेरी पोती है। आद्या कौन सी क्लास में हो? सेकंड बी। सेकंड बी। कौन से स्कूल में? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। ओके। आपके फेवरेट कौन है? दादी है? दादी फेवरेट है? दादी की तरफ तो देख लो। अच्छा, और बाकी मैंने ये मेरी बड़ी बहू है, बहू भी है, बेटी है। ये मेरी छोटी बहू है। ये फरवरी में 3 साल हुआ इसकी शादी को। ये दोनों फ्रेंड भी हैं। अच्छा, क्लासमेट भी है। ओके। तो बड़ी ने छोटी को लाया, अब इन्होंने दोनों ने एक ग्रुप बनाया। तो ये मेरा छोटा बेटा है, जैसे मैंने आपको बोला था हैदराबाद में ये उस टाइम लॉ कर रहा था। अच्छा। तो इसने आर्मी का जो लॉ होता है ना, उसका टेस्ट भी दिया था। पर लगता है ना, मैंने जैसे बताया कि छोटा बेटा है, इस टाइम लॉ कर रहा था। तो जब इसके पापा की डेथ हुई थी तो उस टाइम मैंने एडमिशन करवाई थी, फिर थोड़े दिन ही ये स्कूल, उसके बाद फिर ये हादसा हो गया। तो ये मेरा परिवार है। बड़ा बेटा आज किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो ज़्यादा सीरियस था, तो वो अमृतसर में गए हैं। तो घर में एक छोटा हमारा लाल, जो इस घर का, उसे हम मुखिया ही बोलते हैं, वो सोया है। अच्छा। तो वो फरवरी में 2 साल का हो जाएगा। तो मैं उनको बोल रही हूँ उनको उठाओ, क्योंकि एक यादगिरी होती है। आप इंटरव्यू लेने आए तो उसमें परिवार है ना। उस टाइम वो उन्होंने अपने बच्चे भी जी भर के नहीं देखे, तो आज उनके पोती पोता खेल रहे हैं आंगन में। तो मैं देख रही हूँ, शायद वो भी कहीं ना कहीं देख रही होंगी। तो वो सोया है, तो अगर वो होता तो उसने बहुत दिमाग। तो दुख में भी हम जब इकट्ठे बैठते हैं
तो थोड़ी सी हमें खुशी मिलती है। खासकर घर की जो बहुएं जब होती हैं ना, वो बेटियां बन जाए ना, तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो पता नहीं मेरी बहुएं अच्छी हैं चाहे सास अच्छी है जी चीज़ तो मुझे नहीं, पता नहीं, नहीं, लेकिन दोनों सही हमारा मुझे- जो परिवार है, हम हर एक दुख में ना एक दूसरे के साथ है, खुश में भी हम साथ रहते हैं। तो ये नहीं, हमारी इतनी सी कहानी है इस परिवार की। आपकी जो इंस्पिरेशन लाइफ को लेके आगे बढ़ने की, वो सामने दिख रही है। आज सब लोग ऐसे बैठे हैं, आप सभी सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में, ये बहुत बड़ी बात है और पूरा क्रेडिट मैम को जाता है। वो जिस तरीके से उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एंड इट्स एन इंस्पिरेशन इटसेल्फ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमारी मम्मा तो मदर इन लॉ तो नहीं है, बिल्कुल मम्मा जैसे है। इवन कि मेरी मम्मा जब यहाँ पे आती हैं तो वो बोलती हैं कि आपने क्या कर दिया हुआ मेरी बेटी को, मेरे पास कम आती है और यहाँ ज़्यादा रहती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर किसी को इनके जैसी मदर इन लॉ मिले। मतलब बस मैं नहीं बोलना चाहती आगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब हमें अपनी बेटियों की तरह रखती है, काफ़ी ज़्यादा हमें किसी चीज़ के लिए भी रोक टोक नहीं करती है। जो हम बोलते हैं कई बार तो हमारे बोलने से पहले खुद ही कर देती है जो भी चीज़ होती है। और इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, वो चीज़ देखने के बाद भी इतना आगे जा पाना, मतलब किसी लेडी के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कोई नहीं कर सकता, बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। जो मैंने इनको फर्स्ट टाइम जब देखा तो मैंने कहा नहीं, शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी है ये। तो आप अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी हाँ, मदर से? अपने मम्मा से इंस्पायर्ड है काफ़ी। अगर लाइफ में ये इतने दुखों के बाद आगे जा सकते हैं तो इन्होंने तो हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड किया, तो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपनी इंस्पिरेशन अपनी मदर को ही समझता हूँ। जैसे कि बचपन से इनको देखा है, मेरे को तो शायद उस टाइम पे पता भी नहीं था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी जिस टाइम पे, तो मुझे शायद 2-3 साल उसके बाद पता चला था। मैं तो समझता था कि ये कहते थे कहीं गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। बट एक दिन क्या हुआ, मैं इंसिडेंट बताता हूँ। स्कूल में था मैं, किसी ने बोला, पता नहीं, मेरे फादर, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो बच्चे ऐसी बात कर रहे थे पेरेंट्स के बारे में, तो मैंने भी ऐसे कह दिया मेरे फादर भी आएंगे। वहाँ पे एक लड़की थी, उसको पता था, घर के पास रहती थी, उसने सबके सामने ऐसा बोल दिया कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसके फादर है ही नहीं है। मुझे उस दिन एहसास हुआ, मदर के पास गया, घर पे बैग फेंका, ये बहुत उस दिन घर पे, मतलब वो मेरे लिए शायद मेरे फादर उस दिन गए थे जब पता चला। बट फिर धीरे धीरे जैसे इनको देखा तो शायद आज मैं उनको, मेरे साथ कोई मेमोरीज नहीं है उनकी, पर मैंने जो भी देखा अपनी मदर अपनी फादर, मैंने इन्हीं को देखा और लाइफ से इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं अभी तक। नहीं नहीं, आप सबकी हिम्मत है। जो हादसा मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा बता रहा था, 3 साल मैंने इसको बताया नहीं है कि इसके पापा नहीं। जब भी बोलते थे मैं जॉब पे गए हैं, नौकरी है, दूर है। किसी बेटी का जन्मदिन था तो जन्मदिन के दिन ना गिफ्ट ना बोलते, मेरे पापा ने मेरे लिए ये गिफ्ट लाया। तो इसने बोल दिया मेरे पापा ने। हम कोई भी चीज़ लाते थे ना तो हम बोलते थे आपके पापा ने भेजी है, बोलते मेरे पापा ने भी ये किया है, ये लाया है। तो बोलते हो जा सुनील, तू झूठ बोलता है, इसके पापा तो है ही नहीं। स्कूल से आया, जैसे गेट क्रॉस किया इसने ऐसे बैंक फेंका तो अंदर बेड पे चला गया, तो उधर ना ऐसे लेट गया। तो मैं ये तो बेटा था, मैं दोनों हम माँ बेटे के, गुग्गू क्या होगा अब, ये अब वो है ना, इसके सोच होता रही, बात नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोटो लगा था, बता आज मेरे को सच बता मेरे पापा है कहाँ, अगर नहीं बताया ना, जैसे पापा दीवार में है मैं ऐसे चले जाऊँगा। तो फिर मैं बहुत रोई, मैं बच्चे तेरे पापा नहीं हैं, कहाँ चले गए हैं, मैं पापा तेरे नहीं कभी नहीं आएंगी। फिर उस दिन हमारा ऐसे लगा कि आज फिर हमारे घर में, इसके लिए तो वही दिन था। नहीं तो एक दिन हमारा पड़ोसी था, कैंटीन में जा रहा था, तो वो बोलता सुनील आपके लिए क्या लूँ, बोलते अंकल क्वेश्चन लाना, मेरे पापा लेके आना। तो मैंने ना उनके जाने के बाद 3-4 साल ना मैंने बहुत दुख देखा। जब ये बोलता था ना तो मैं अंदर से रोती थी, मैं क्या बताऊँ कि तेरे पापा कहाँ, क्योंकि इसको इतनी अटैचमेंट थी ना कि छोटा था ना, तो जब वो मेरे को शारदा करके बुलाते थे तो ये उनके जाने के बाद ना मेरे को शारदा डैडी आए, पापा आए, तो ऐसे करके बुलाता था।
मैंने वो पल देखे हैं, मैंने वो दर्द देखा अपने बच्चों की आंखों में। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु किसी के बच्चे का बाप का साया नहीं हटना चाहिए। माँ चाहे चली जाए लेकिन बाप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का सिर पे बाप है ना, बाप एक ऊंचाइयाँ दिखाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, घर में पोतियाँ पोते खेल रहे हैं, आंगन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरी बहू हैं। शायद बेटी होती तो इतना प्यार नहीं करती जितना मेरी दोनों मेरे से करती हैं। तो मैं जब भी घर में आती हूँ ना, तो मैं इनको बोलती हूँ आप मालिक हो, मैं तो चौकीदार हूँ। तो इसमें भी सब खुशियाँ मिलती हैं। तो मैं यही चाहूँगी, मैं हर एक वीर नारी को यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल से हम बच्चों को अकेले में पालते हैं, बड़े करते हैं। उसके बाद जब बेटे की शादी हो जाती है ना, तो घर में ना बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। तो वो नहीं लाएं, और जो बहू हैं उनको घर की लक्ष्मी समझें, बेटी समझें। तो लगता है कि जो पल हमारे बीते हैं, इनके साथ हम अच्छे रहेंगे तो अच्छे गुजारेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जान के, आपके सामाजिक जीवन के बारे में जान के। और आप ऐसे ही इंस्पायर करिए, आप जैसे लोग ही समाज में होने चाहिए, जो स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो ऐसे लोग ही एग्जाम्पल्स हैं जो सेट करेंगे और इंस्पायर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम और आप इस प्रेरणादायक यात्रा से जुड़े और जाना वीर नारी श्रीमती शारदा भाऊ की संघर्ष यात्रा को, जो समर्पण, साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसी ही अनेक यात्राओं पर ले चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।